हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में वो पढ़ेंगे जो क्लास सेवन्थ की जो बुक है हमारे अतीत भाग टू उसका, जो कि क्लास सेवन्थ की इतिहास की बुक है हमारे अतीत भाग टू, उसका चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 तक हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लासेज में, आपने देखा होगा मेरे वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पिछली 2 क्लासेज को आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अब तक हम क्लास 6 की सारी एनसीईआरटी कवर करा चुके हैं। अभी हम क्लास 7 की ज्योग्राफी जो भूगोल था वो भी हमने कंप्लीट किया है। अभी हम हिस्ट्री में हैं, क्लास 6, 7 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो था हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये हम पढ़ चुके थे। और नए राजा और उनके राज्य, ये भी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके थे। अभी जो हमारा चैप्टर है वो है दिल्ली के सुल्तान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान, अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लास 7 की बुक है इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 700 ईस्वी से लेके और 1750 ईस्वी, इसके मध्य में जो परिवर्तन हुए हैं, इसके मध्य में जो भी आपके राजा आए हैं, जो भी आपकी मुगल साम्राज्य या फिर दिल्ली की सल्तनत काल आया है, या आपके कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या इमारतें बनी हुई हैं, कैसे कैसे वहाँ पे धार्मिक चेंज परिवर्तन हुए हैं, तो वो सब हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक, जिसको क्या बोला जाता है मध्यकाल भी हम बोलते हैं। तो अभी हम मध्यकाल के इतिहास पढ़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों दिल्ली के सुल्तान। तो अभी तक हमने क्लास चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ा था, जिसमें हमने नए राजा और नए राज्य कैसे बन रहे थे, कावेरी क्षेत्र में कैसे राज्य बन रहे थे, गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात की थी, चोल वंश के बारे में बात की थी। ठीक है, जिसमें हमने राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इनके बारे में बात की थी। और आपके चौहानों के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली और अजमेर के बीच में चाहमान, जिनको चौहान बोलते थे, उनका जो राज्य था वो जो कि राजपूत थे। तो ये सब हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, पालों का शासन कहाँ पे था, किस तरह से अपनी शासन पद्धति चलाते थे, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दिल्ली के सुल्तान, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी जो डेल्टा है जैसे बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, कावेरी डेल्टा क्या है कि जैसे जहाँ पे होके कावेरी नदी बहती है, ये वाला आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा, ये जो कावेरी नदी है यहाँ पे होके ये, ठीक है, ये कावेरी नदी यहाँ पे होके बह रही है। ठीक है, तो ये जो कावेरी नदी का डेल्टा है यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या है कि बड़े बड़े राज्य बन गए हैं। क्योंकि देखो डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है, कोई भी नदी का डेल्टा क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है। तो वहां पे क्या है, कृषि क्षेत्र अच्छा रहता है, कृषि का उपज अच्छी होती है। जहां पे कृषि की उपज अच्छी होगी वहां पे जानते हैं आप किसान समृद्ध होंगे। जब आपके किसान समृद्ध होंगे तो आपको कर अच्छा मिलेगा, और कर अच्छा मिलेगा तो राजा जो है वो भी समृद्ध होंगे। अब देखो, तो आपको ये समझ में आया कि जो कावेरी जैसे डेल्टा जैसे क्षेत्र हैं वो बड़े बड़े राज्यों के क्या बन गए हैं, केंद्र बन गए हैं। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अभी तक अध्याय 2 में आपने पढ़ा कोई भी ऐसे राज्य का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी क्या हो, दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि जो दिल्ली था वो महत्वपूर्ण शहर कब बना, 12वीं शताब्दी में। दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर बना 12वीं शताब्दी में जाके। ठीक है बच्चों, ये देखिए 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर, ये दिल्ली सल्तनत जो है, अभी हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के जो चुने हुए शहर हैं जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में बने हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपका हो गया फिरोजाबाद, ये हो गया फिरोज शाह कोटला। ठीक है, ये यमुना नदी का पुराना मार्ग है। जैसे कि हो गया हौज खास, सीरी, जहापना, दिल्ली एक कोहना, कुतुब मीनार यहाँ पे है, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद। तो ये क्या कुछ शहरों के नाम दिए हैं, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली एक कोहना, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद। तो कुछ नाम तो इसमें अभी भी मिल जाते हैं, तो तुगलकाबाद मिल जाएगा, हौज खास मिल जाएगा, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। तो बच्चों ये जो है ये क्या चुने हुए शहर हैं दिल्ली सुल्तनत के, कुछ शहर। ठीक है, अब देखिए तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले आप तालिका 1 पर नजर डाल लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है कि जो दिल्ली के शासक हैं, इसमें ये बताया कि जो दिल्ली के शासक हुए वो कौन कौन से वंश हुए। जैसे राजपूत वंश जो पहले आया, उनमें तोमर और चौहान, ये 2 वंश है, तोमर और चौहान। तो हम तोमरों में जो अनंगपाल है, तोमर वंश का अनंगपाल है, उसका राज्य रहा 1130 से लेकर 1145 तक। ठीक है, तोमरों का जो शासन काल है वैसे देखा जाए तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से यानी 1100 से लेके और 1165 तक इनका राज्य रहा तोमरों का। उनमें जो उनका मेन शासक रहा, मुख्य शासक रहा, जो कि नाम याद रखने लायक है, वो है 1130 से 1145, 15 साल। तोमरों ने 15 साल का मतलब एक बोल सकते हो
कि तोमरों का शासन तो 65 साल वर्ष तक रहा, 1100 से लेकर 1165, लेकिन उनमें जो उनका मुख्य शासक रहा वो रहा अनंगपाल। फिर हम बात करें चौहानों की। चौहानों में जैसे आपका पृथ्वीराज चौहान है, जैसे चौहानों का शासन तो रहा 1165 से लेकर 1192 तक, लेकिन उनमें जो उनका मुख्य शासक रहा जिसका नाम याद करने लायक है वो है पृथ्वीराज चौहान, जो कि 1175 से लेकर 1192, यानी कि इन्होंने 17 साल शासन किया। ठीक है, और इन्हीं की लड़ाई हुई थी किससे? मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी ने इनको पहले युद्ध में तो इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को 1191 में, आपको याद हो तो तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजपूत वंशों में दो शासक इंपॉर्टेंट है। राजपूत वंशों में दो वंश इंपॉर्टेंट है, तोमर और चौहान। पहले तोमर आए और फिर उसके बाद चौहान आए। अब चौहानों का वंश को जैसे पृथ्वीराज चौहान को जो हराया, अगर मान लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान की जो हार थी 1192 में मोहम्मद गौरी ने इनको ना हराया होता, तो हो सकता है कि चौहानों का और जो हिंदू शासक है उनका ही दिल्ली पे क्या रहता, एक तरह से प्रभाव रहता या राज्य रहता। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब तुर्की शासक आए, खलजी शासक आए, ये सब वंश हमें शायद देखने को मिलते ही ना। शायद हो सकता है मुगल साम्राज्य भी हमें देखने को ना मिलता, तो इतिहास कुछ अलग ही होता। तो ये जो युद्ध है ना 1192 का तराइन का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है। इसमें पृथ्वी एक तरह से हार हुई और सीधा ही हिंदू शासकों का दिल्ली से प्रभाव खत्म हो गया, और मुस्लिमों का और मुगलों का और इनका तुर्की शासकों का इनका प्रभाव उस पर स्टार्ट हो गया दिल्ली की गद्दी पे। तो ये सब थोड़ी सी याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी युद्ध कहाँ पे इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो ये हो गया राजपूत वंश में तोमर हो गए, चौहान हो गए। उसके बाद में प्रारंभिक तुर्की शासक, उसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ पहले, जो कि 1206 से लेके 1210। उसके बाद में शमसुद्दीन इल्तुमिश, जो कि 1210 से लेके 1236। उसके बाद फिर रजिया हुई 1236 से 1240, 4 साल तक रही, एक औरत थी रजिया। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन हुआ, जो कि 1266 से लेके 1287 तक रहा। उसके बाद में यहाँ पे तुर्की शासक खत्म हो जाते हैं, फिर खलजी वंश का क्या हो जाता है, खलजी वंश का वो चालू हो जाता है राज्य, जिसमें खलजी वंश का जो मेन था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296, ठीक है। और इसके बाद जो आया ये आया अलाउद्दीन खिलजी, इसको तो आप जानते होंगे, मूवी भी बनी है इस पे, अलाउद्दीन खिलजी वाली, मेवाड़ पे और इन पे जो एक तरह से जौहर हुए हैं, ठीक है, पद्मावत जो मूवी है उसमें ये अलाउद्दीन खिलजी है। 1296 से लेकर 1316 इसने बहुत बड़ा अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया था खलजी वंश में, खलजियों में इसने बहुत आगे तक अटैक किए थे, दक्षिण तक अटैक किए थे। फिर आया आपका तुगलक वंश, खलजियों के बाद तुगलक आए। तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर 1324। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी वंश इतना नहीं चला, फिर खत्म ही हो गया एक तरह से, तुगलक वंश आ गया। गयासुद्दीन तुगलकों में 1320 से 1324। फिर आपका मोहम्मद तुगलक, जो कि 1324 से 1351, ठीक है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388। तो तुगलक वंश का शासनकाल अच्छा रहा है, मतलब लंबा टाइम तक रहा है। फिर आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश में खिज्र खान 1414 से लेकर 1421। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश में एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ है बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 तक क्या किया है, एक तरह से राज्य किया है, ठीक है बच्चों। तो ये हुए आपके शासक, और कौन कौन से वंश हुए हैं जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे आपका क्या किया है, राज्य किया है। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, ठीक है, ये जो शासक आए हैं, ठीक। उसके बाद तो फिर दिल्ली में मुगल साम्राज्य आ जाएगा, इसके बाद वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे दिल्ली के शासक हो गए राजपूत वंश। राजपूतों के बाद आए तुर्की, तुर्कियों के बाद खलजी, खलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। तो याद कर लीजिए आप, तो सबसे पहले आए आपके चौहानों का शासन, चौहानों के बाद तुर्की, तुर्कियों के बाद खलजी, खलजी के बाद तुगलक, तुगलकों के बाद कौन आया, सैयद, और सैयदों के बाद लोधी, लोधी पे जाके खत्म, और उसके बाद में आ जाएंगे आपके मुगल, ठीक है। तो ये सब हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ठीक है, किसी साम्राज्य की, मतलब सबसे पहले तोमरों के राजपूतों के काल में दिल्ली जो है वो साम्राज्य की हमारे की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेरों के चौहान, जिसे चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर थे, मैंने बताया ना, तोमरों को किसने हरा दिया, चौहानों ने, जो कहाँ के थे, अजमेर के, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान बहुत इंपॉर्टेंट शासक होगा आगे चल के। तो चौहानों को हरा दिया, चौहानों ने हरा दिया आपके तोमरों को। फिर तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली जो है वो वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मतलब चौहानों की बात करो या फिर आप तोमरों की बात करो, किसी की बात करो, दिल्ली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्या बन गया, आपका केंद्र बन गया, ठीक है, किसका, वाणिज्य का, मतलब व्यापार का।
इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन रहते थे? बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का क्या करवाया बच्चों? निर्माण कराया। तो इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए दिल्ली में। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो यहाँ पे जो सिक्के डाले जाते थे उनको क्या बोला जाता था बच्चों? देहलीवाल। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए नंबर पूछ लेगा। देहलीवाल जो क्या कहा, देहलीवाल किनको कहा जाता था? देहलीवाल क्या था? सिक्कों को कहा जाता था, ठीक है, जो काफी प्रचलन में थे उस समय 12वीं शताब्दी में। अब 13वीं सदी के आरंभ में हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो शुरुआत में तो दिल्ली, जब तोमर या राजपूतों के काल की बात करें, तो उसका जो एक तरह से क्षेत्र था, नियंत्रण क्षेत्र था, वो ज्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ था, वो दिल्ली तक ही सीमित था, और इधर चौहानों का जो अजमेर था यहाँ तक। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, चौहानों को इन्होंने हराया, जो आपके तुगलक और ये जो सॉरी ये आया, ये आपका पृथ्वीराज चौहान को जिसने हराया, कौन सा वंश आया? तुर्की शासकों ने। उसके बाद दिल्ली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन गया, क्योंकि इसका फिर प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हो जाएंगे आपका। एक प्रारंभिक तुर्की वंश, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 वंश हैं, ये आपको याद रखें। तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे देहली एक, कोहना, सीरी और जहांपना। ये आप देख रहे हो, देहली एक, कोहना, ये एक शहर हो गया सीरी, और ये हो गया जहांपना। तो ऐसे करके तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये मतलब क्या किए? इन्होंने बहुत सारे शहर बसाए इन सुल्तानों ने, जो 5 वंशों में जो आने वाले हैं, ठीक है बच्चों, जो हमने अभी पढ़े थे। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनके बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। तो आपको पता ही है बच्चों, इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्थापत्य का मतलब होता है कि जो इमारतें, जो भवन निर्माण कला, इनसे माध्यम से हमें काफी जानकारी मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख हैं, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। तो कुछ और भी इतिहास की जैसे तारीखें लिखी गई हैं, तवारीख बहुवचन हो गया तारीख का, जो सुल्तानों के शासन काल में लिखी गई हैं। और सुल्तान जो थे वो तुर्की और ये सब थे, मिडिल ईस्ट से आए थे, तो इनकी जो भाषा थी, प्रशासन की जो भाषा थी, वो क्या थी बच्चों? फारसी। क्या थी बच्चों? फारसी। अब देखो, तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। तो इस तरह से तारीखों का वर्णन किया गया है। किन्होंने किया है? प्रशासकों ने, कवियों ने, दरबारियों ने। अब ये जो वर्णन करते थे, ये घटनाओं का जो वर्णन करते थे कि ये घटना घटी, ये युद्ध हुआ, ये चेंजेज हुए, ये प्रशासन में बदलाव हुए, तो ये जो प्रशासन, इन चीजों का बदलाव, मतलब ये एक तरह से वर्णन करते थे, ये तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये किस पे बल देते थे? कि जो हमारा शासन होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए, मतलब न्याय के हिसाब से क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कागज तैयार कर रहे हैं, फिर इस कागज पर लिखा जा रहा है। तो ये कागज तैयार करने की विधि दे रखी है। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण: कागज तैयार करना, फिर लेखन कार्य करना, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, और फिर जिल्द तैयार करना, उस पर जिल्द बना के रख देना। तो ये सब पांडुलिपि को तैयार करने की क्या थी बच्चों? विधि है। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फख-ए-मुदब्बिर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए हुए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये समझ में आया कि न्याय संगत शासन पे क्यों बढ़ावा दिया जाता था। क्योंकि बच्चों, जो न्याय संगत शासन होगा तभी आपके किसान खुशहाल होंगे और प्रसन्न होंगे। जब किसान खुशहाल होंगे तभी वो राजस्व देंगे, और जो राजस्व होगा उससे सेना को वेतन दिया जाएगा, और जो सेना को वेतन मिलेगा तभी तो वो राजा के लिए युद्ध लड़ेंगे और राजा की सुरक्षा करेंगे, तभी तो राजा का शासन चलेगा। तो कुल मिलाकर ये क्या था? एक सर्किल बना हुआ है कि सबको एक दूसरे का ध्यान रखना। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के जो लेखक थे वो नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। अब आप जानते हैं ये तवारीख, तारीख, इनके बारे में जो लिखते हैं वो लेखक गांव में तो रहते नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो गए। ये तो घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, राजा इनको पैसे भी देते होंगे, इनाम भी देते होंगे, तो ये तो एक तरह से धनी लोग होते होंगे, और क्या बोलते हैं, इनको पढ़े लिखे लोग होते थे।
तो ये लोग क्या गांव में रहेंगे उस समय पे? नहीं, ये कहाँ रहते थे बच्चों? शहरों में। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखते थे। तो ये जो इतिहास लिखते थे सुल्तानों का, ये किस लिए लिखते थे? जिससे इनको इनाम मिलती रहे और इनका घर चलता रहे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते। तो ये लोग ही क्या करते थे? शासन चलाने के लिए राजा को क्या देते थे? ज्ञान देते थे। एक तरह से राजा को क्या देते थे? एक तरह से निर्देश देते थे, या निर्देश नहीं कहेंगे, एक तरह से बोलते थे सलाह, सलाह देते थे कि भाई तुम अपना जो शासन है ना, इस पे जन्म सिद्ध अधिकार बना के रखो। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये हुआ कि आज तुम राजा हो, कल तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, बेटा का बेटा राजा बनेगा। और आप तो जानते हैं कि सत्ता को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर जिसको सत्ता मिल गई वो तो सत्ता में बने रहना चाहता है। तो ये राजा को बताते रहते थे। दूसरा, लिंग भेद पर आधारित। लिंग भेद पर आधारित एक तरह से आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब समाज तो आदर्श होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, लेकिन लिंग भेद को ये थोड़ा सा फिर भी एक तरह से बढ़ावा देते थे। जैसे इन दो शब्दों का मतलब यहाँ पे देखो, आप समझो कि जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। विशेष अधिकार का मतलब हो गया शासन करने का अधिकार। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। कुलीन लोग हो गए कि जो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, जो धनी परिवार में जन्म लेते हैं, उनको बोलते हैं कुलीन परिवार, कुलीन व्यक्ति। तो ये लोग मानते थे कि कुलीन जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, उनको शासन करने का अधिकार तो विरासत में मिलता है, ठीक है, यानी जन्म से मिलता है। लिंग भेद, लिंग भेद का मतलब है कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। मतलब एक तरह से ये कहा जाता था कि जो स्त्री हैं उनकी तुलना में पुरुष श्रेष्ठ हैं काम करने के लिए। किसी भी तरह के स्त्रियों को संसार में कुछ विशेष कामों के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि आपका कह सकते हो घर संभालने के लिए, या फिर संतान पैदा करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए। ऐसा पिछले जमाने में उस टाइम पे ये लोग बढ़ावा देते थे इन चीजों को। अब बात करते हैं कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो रजिया सिंहासन पर बैठी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बना पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक में 1206 से लेके 1210, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया। मोहम्मद गौरी ने कुछ दो चार साल तो वहां पे शासन किया, वो चला गया। उसने अपने एक तरह से गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको वहां का शासन सौंप के, दिल्ली की गद्दी सौंप के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बना शासक इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश रहा 1210 से लेके 1236 तक। अब इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, वो उसने केवल देखो बहुत कम शासन काल, बहुत ही कम टाइम के लिए किया, 4 साल। आप देख रहे हो औरों का शासन काल, जैसे इसका देखिए इल्तुतमिश का, वो 26 साल है, लेकिन रजिया का केवल 4 साल है। क्यों? रजिया एक लड़की थी, रजिया एक औरत थी। और आपको पता है कि उस टाइम पे क्या था, लिंग भेद वाला एक तरह से वो था कि औरतों को माना नहीं चाहता था कि औरतें राज करें, कोई भी उनके अंदर में काम नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि सन 1236 में जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, तो उस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मतलब खुद एक इतिहासकार ने लिखा है कि वो उसके जो भाई थे उनसे ज्यादा सक्षम थी और योग्य थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा। मतलब खुद इतिहासकार नहीं मान पा रहा कि हम उनको रानी माने, क्योंकि उस समय क्या था, लिंग भेद था। उस समय ये लोग स्वीकार ही नहीं करते थे कि कोई रानी, कोई औरत कोई शासन चला सकती है। वो ये मानते थे कि शासन चलाने का काम किनका है, पुरुषों का है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी भी जो थे उसको अपनी रानी की तरह मानने के लिए स्वीकार नहीं थे। और 1240 में उसे किससे हटा दिया गया बच्चों, सिंहासन से हटा दिया गया। मतलब 4 साल का वंश रहा। अब रजिया के बारे में मिनाज सिराज के कुछ विचार देखो। तो रजिया के बारे में मिनाज सिराज इतिहासकार ने क्या लिखा है। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब खुद एक इतिहासकार उस समय का ये मानता है कि जो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और रानी का जो शासन है इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। अगर रानी शासन करती है तो पुरुष अधीन हो जाते हैं स्त्रियों के। तो वो ये कहता है कि ये जो रानी का शासन है, ये क्या है, जो व्यवस्था बनाई है ईश्वर ने, उसके एक तरह से खिलाफ जा रहा है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो वो ये कहता है कि एक तरह से उसको इतनी शानदार खूबियां मिली शासन चलाने की, ठीक है, रानी को, तो उससे, लेकिन इससे फिर भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो शासन तो ज्यादा नहीं कर पाई।
तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आप देख रहे हो कि रजिया ने जो अभिलेख लिखवाए और जो सिक्के चलवाए उस पे उसने अपना नाम न डला के ऐसे डलाया कि बेटी ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, मतलब फिर भी उसे पुरुष का नाम लिखवाना पड़ रहा है। डायरेक्ट उसको अपना नाम रजिया नहीं लिखवा सब पा रही है। मतलब उस समय क्या था, इतना मान्यता नहीं थी स्त्रियों के शासन को। आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है उसके अगर हम वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। किसका था? काकतीय वंश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की वारंगल क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब दक्षिण में। और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने देखो आपका यहाँ शासन किया उसी टाइम पे 1262 से लेकर 1289। उसका व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। रुद्रमा देवी ने अपना नाम कैसा लिखवाया अभिलेखों में? पुरुष जैसा। तो उससे एक भ्रम पैदा कर दिया। एक और महिला शासक थी जो थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से लेकर 1003, ये थोड़ी 200 वर्ष पहले की बात हो गई। 1200 से अगर देखेंगे तो ये 980 1000 वर्ष की बात है। उस समय रानी दिद्दा थी कश्मीर की महिला शासक। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो रानी को अपना इन्होंने जो प्रजा है उसने क्या नाम दे दिया? दिद्दा। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से कहां कहां पे औरतों का शासन था। तो मिनाज सिराज ने ये लिखा है कि रानी थी तो अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो रानी मतलब उसको बना नहीं सकती, क्योंकि ये एक व्यवस्था के खिलाफ हो जाता है, समाज व्यवस्था के, कि पुरुष औरतों के अंदर काम करे। इसलिए रजिया जो थी वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। ठीक है, और फिर हमने रुद्रमा देवी के बारे में देखा और दिद्दा के बारे में देखा। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से लेके साम्राज्य तक। देखो ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, ये इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर हैं। ये आप देख रहे हो, ये सारे शहरों के जो वर्णन दिया है ये जीते गए शहर है। ठीक है, जिसमें ये आप देख सकते हो मुल्तान, अजमेर, रणथंबोर, ग्वालियर, बनारस, लखनौती, ये अवध, बदायूं, ये पूरा इलाका ये इल्तुतमिश ने जीते हैं। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन। देखो इसमें कहानी, इसमें आप हेडिंग पढ़िए, हेडिंग क्या कहती है इसकी, कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से और साम्राज्य तक। तो पहले गैरिसन का मतलब समझते हैं, क्योंकि देखो चौहानों के टाइम पे दिल्ली, अजमेर और इस यहाँ तक थी, ये दिल्ली तक छोटा सा था। उसके बाद तुर्की आए, उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा साम्राज्य का विस्तार किया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। उसके बाद मेनली इल्तुतमिश ने अपना विस्तार करना स्टार्ट किया। इल्तुतमिश ने अच्छा खासा विस्तार किया है। आप देख रहे हो ना कि दिल्ली यहाँ पे है, ये रही दिल्ली, ये आपकी दिल्ली है, यहाँ से लेके इधर इसने चारों तरफ विस्तार किया है अपना। ठीक है, दिल्ली से। तो वही कहा है कि जो दिल्ली के सुल्तानों ने जो विस्तार किया वो गैरिसन से। गैरिसन क्या होते थे? गैरिसन बोला जाता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहर, मतलब गैरिसन बोला जाता था किलों को, कि पहले किले था, दिल्ली एक किला बना रखा था। ठीक है, उसमें टुकड़ियां रहती थी, सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी। अब वहां से फिर विस्तार चालू हुआ, वहां से टुकड़ियां चारों तरफ निकली और उन्होंने विस्तार किया। शायद ही कभी फैलाओ शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। जब कब की बात चल रही है? जब 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष है। ठीक है, तब की बात चल रही है कि दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था वो गैरिसन था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिर विस्तार करना स्टार्ट किया। गैरिसन शहर क्या होते हैं? किलेबंद बसाव, जहां पे सैनिक रहते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। ठीक है, बगावत, युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क, नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो देखो शासक जो था वो दिल्ली में बैठा था। अब जो अफगानिस्तान से अफगान लोग आते थे हमला करने के लिए, दिल्ली को लूटपाट करने के लिए, तो तब भी उनको चुनौती मिलती थी। और जब शहरों के अंदर रहोगे आप, गैरिसन शहर के अंदर रहोगे, तो आप बाहर से संपर्क भी नहीं कर पाओगे खराब मौसम में। तो ये सब चुनौतियां थी, जो जरा सी कमजोरी का आवाज मिलते ही विद्रोह का क्या कर देते थे? झंडा खड़ा कर देते। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी
और मुगलक मुगल मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो मतलब इसका जो विस्तार किया है सल्तनत का, एक तरह से कह सकते हैं जो स्थायी जो शासन किया, स्थापना की है सल्तनत की, वो गियासुद्दीन बलबन ने की है। ठीक है, जो कि रजिया के बाद बना। यहाँ पे आप देखोगे ना, रजिया के बाद देखो बच्चों, टाइमलाइन आपको देखते चलना पड़ेगा। तो ये गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे मैक्सिमम आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से स्थापना हो गई है सल्तनत की। ठीक है, 1266 में। और इसका जो विस्तार है वो किया है खिलजियों ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। अब देखो, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। मतलब जो एक शहर है, जैसे दिल्ली शहर है, गैरिसन शहर बना हुआ है, उसमें किले में टुकड़ियां रह रही हैं, सैनिक रह रहे हैं, राजा रह रहे हैं, लेकिन उसके जो आसपास का क्षेत्र होगा तो वो भीतरी सीमा में आएगा। तो वहां पे अटैक करके वहां की जो क्षेत्र था वहां से कर वसूलते थे, लूटपाट करते थे, तो उससे उनका काम चलता था। ठीक है, तो शुरुआत में जो अभियान चले वो आसपास की भूमियों पे चले। ठीक है, गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। फिर थोड़ा आगे आगे बढ़ के जो गंगा यमुना के जो क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, वहां से जंगलों को साफ किया गया। शिकारी, संग्राहक और चरवाहों को उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया। शिकारी जो थे उनको खदेड़ दिया वहां से, और वह जो जमीन थी वो किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, नए शहर और नए गैरिसन शहर बसाए गए। जमीन दे दी, व्यापार की सुरक्षा के लिए नए किले बनाए गए, नए गैरिसन शहर बनाए गए। ये तो हुआ आपका भीतरी प्रदेशों पे। दूसरा विस्तार होता है सल्तनत की बाहरी सीमाओं पे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए। ये देख रहे हो आप, दिल्ली यहाँ पे है। ये जो अभियान हुए हैं ये किसने किए हैं? सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मावत वाली मूवी गुजरात पे किया इसने 1299 में, आपने देखा होगा। फिर 1301 में रणथंभौर में प्रथम शाखा राजस्थान का। फिर 1303 में चित्तौड़ मेवाड़ पे। फिर यहाँ पे मांडू, देवगिरी। फिर इधर पे कड़ा से होते हुए 1296 में इधर अटैक। फिर यहाँ पे अटैक होयसल। फिर इधर बारंगल, काकतीय, ये सब। फिर तंजावुर, पूरे साउथ में। और इधर से दिल्ली से होते हुए यहाँ पे। ये उसने पूरा दक्षिण को जीतने का एक तरह से अभियान स्टार्ट किया कि हमें जो दक्षिण विजय करना है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम कहें कि दिल्ली सल्तनत का बाहरी विस्तार जो हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा में पहुंच गया। और इन्हीं अभियानों को बढ़ावा दिया किसने? मोहम्मद तुगलक ने, जो कि खिलजी के बाद आएगा। आप देखोगे यहाँ पे खिलजी के बाद में कौन आया? मोहम्मद तुगलक। ये रहा, इसने बहुत बढ़ावा दिया इन अभियानों के। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, इसने कोई खास बढ़ावा नहीं दिया, 4 वर्ष तक रहा। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने 27 वर्ष शासन किया और इसने बहुत आगे तक दक्षिण तक अपने इन अभियानों को बढ़ाया। ठीक है, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं की अकल अपने कब्जे में ले ली। अब दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब हम शुरुआत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी शुरुआत की, जो कि बलबन के टाइम की बात करें, रजिया के टाइम की बात करें, वो इतनी, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम की बात करें, इतनी ज्यादा एक तरह से मजबूत नहीं थी। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी आया और उसके बाद ये तुगलक आए, तुगलक जो वंश हुआ, इस समय जो सेना थी वो मजबूत हो गई 150 वर्ष के अंदर। और जो अभियान था वो एक तरह से बहुत चरम सीमा में पहुंच गए। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। मतलब इसके जो सूबेदार थे और जो प्रशासक थे, उनको क्या काम दे रखा था? न्याय करने का और कर वसूलने का। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? लेकिन आप खुद सोचिए, जब आपका क्षेत्र विशाल हो जाएगा, यहाँ पे शासक बैठा हुआ है दिल्ली में और यहाँ तक आपका शासन है, तो इतने दूर तक शासन मजबूत रखना, एक पकड़ बना के रखना, ये देखने वाली बात होती है कितना इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से बना के वो शासक रखते हैं। अब बात करते हैं कि देखो चित्र 2, इसकी बात करते हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, इसका नाम है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? सबसे पहले शहर में। और इस शहर को क्या बोला गया? देहली एक कोहिना, यानी पुराना शहर। ठीक है, देहली एक कोहिना। तो जो दिल्ली के सुल्तान है, उन्होंने सबसे पहला जो शहर बसाया था, उसका नाम क्या था बच्चों? देहली ए कोहना। ठीक है,
और इसमें ये मस्जिद बनाई गई है, ठीक है, अल कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया था, ठीक है। किसने? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनार 3 सुल्तान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मतलब इसमें 3 शासक लगे आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इन्होंने ये बनाई थी, पूरी बनवाई गई थी। विस्तार इल्तुतमिश और आपका किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इसको कि ये जो मस्जिद है ये ऐबक के टाइम पे स्टार्ट हुई एक तरह से बनना, ठीक। फिर इल्तुतमिश ने भी इसमें विस्तार करवाया, इसको बनवाया, और लास्ट में जो समाप्त हुई है, ये समाप्त हुई है फिरोज शाह तुगलक के समय पे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कहां पे है? दिल्ली एक कोहिना में। और मस्जिद का नाम क्या है? अल इस्लाम कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। अब देखो, मस्जिद जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, मतलब घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। आपने बहुत शहरों में जामा मस्जिद का नाम पढ़ा होगा, ऐसा नहीं दिल्ली में ही जामा मस्जिद है, बहुत जगह पे जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद ए जामी, मतलब ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारे मुसलमान एक साथ घुटने टेक कर नमाज अदा करते हैं या सजदा करते हैं उन्हें कहा जाता है जामा मस्जिद। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? इमाम कहा जाता है, के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। ये खुतबा जो शब्द है ये है मुसलमानों का, ये अरबी भाषा का या फारसी भाषा का शब्द हो सकता है। इसका मतलब होता है धर्म उपदेश, यानी कि जब शुक्रवार की जो नमाज अदा होती है उसके बाद में जो इमाम होता है वो क्या देता है? धर्म उपदेश, खुतबा बोला जाता है उसको, ठीक है, वो देता है। नमाज के दौरान जो मुसलमान है वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, आप जानते ही हैं, ये हमारा भारत देश हो जाएगा तो ये मिडिल ईस्ट में मक्का है, तो ये किधर पड़ेगा? पश्चिम। तो आप देखना, जब भी सजदा करेंगे मुसलमान या मस्जिदों में जब भी वो नमाज अदा करते हैं या जिस स्थान पे वो करेंगे तो वो हमेशा एक वो रखते हैं, दिक्सूचक यंत्र बोलेंगे जिसको, ठीक है, एक डायल सा रखते हैं एक ऐसी घड़ी सी रखते हैं जिसमें वो नॉर्थ बताता है इधर है, तो वो सॉरी, वो नॉर्थ से पता कर लेते हैं कि पश्चिम किधर है। आपको पता है कि जब नॉर्थ इधर है तो आपका पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो उस साइड में वो क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। और मक्का की ओर दिशा को क्या बोला जाता है? किबला कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं, एक एक शब्द में आ सकता है। किबला क्या कहा जाता है? तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। आपसे पूछ लेगा इमाम किसे कहते हैं, खुतबा किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब मतलब क्वेश्चन मैंने नहीं कहा कि आ सकता है, पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की बनावट आपने देखी होगी, ठीक है। ये बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक का जो राज्यकाल था उसमें उसने दिल्ली में उसकी जो राजधानी थी वो थी जहांपना, विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद, ये भाई मस्जिद है, ठीक। इस तरह की मस्जिद बनाई थी शरण स्थली में। ये किसके टाइम पे बनाई गई थी? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है। ये है मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी उसके मंत्रियों द्वारा। ये मोठ की मस्जिद है। तो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई, इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। देखो, मुसलमान अनेक पृष्ठभूमियों से आते हैं, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, कोई शिया हो सकता है, कोई सुन्नी हो सकता है, लेकिन मस्जिद में जाके उनको नमाज अदा करनी है। तो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग एक हो जाते हैं। तो एक तरह से उनको एक बनाने के लिए, उनको एक तरह से इकट्ठा करने के लिए ये मस्जिदों का निर्माण कराया जाता है। जैसे मंदिर है, मंदिरों में नई नई पृष्ठभूमि से, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, लेकिन मस्जिद मंदिर में सब एक तरह से प्रार्थी हो जाते हैं, सब एक तरह से भगवान की श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं। तो आपका जो भी, आप जैसे किसी भी आप धर्म पृष्ठभूमि से आते हो, आपका जो भी पूजा स्थल है वहां पे जाके आप सब लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो वो क्या, एकता का बोध कराने के लिए ये सब मंदिर, मस्जिद, आपके जो गिरजाघर, आपके जो गुरुद्वारे, ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं कि एकता का बोध मिले लोगों को, ठीक।
और ये महसूस कराने के लिए भगवान की नजरों में सब एक है। ठीक है, अब खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, प्रशासन के बारे में जानना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता किसने किसको मारा, कौन बना, क्या किया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि खलजी वंश में किसने शासन कैसा चलाया। ठीक, इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुगलक वंश में कैसे शासन चला, क्या शासन पद्धति का वो किया गया, यूज किया गया। इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या इमारतों का निर्माण किया गया, क्या क्या चित्रकला कैसी थी, उस टाइम पे किसानों की जो स्थिति वो कैसी थी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, इतिहास में। बाकी 1-2 नंबर के लिए भाई ये भी पूछा जा सकता है कौन कब बना, क्या बना, ये सब डेट भी पूछी जा सकती है। आप कह नहीं सकते, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, छोटे एग्जामों में ज्यादा तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बड़े क्वेश्चनों में जो मैं अब जहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, खलजी वंश का तुगलक वंश से कैसे भिन्न था, ये सब क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। दिल्ली सल्तनत जैसे भी जो विशाल साम्राज्य है उसके समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी, क्योंकि जब सल्तनत का जब विस्तार होगा, जब आपका साम्राज्य बड़ा होता जाएगा, तब बच्चों आपको उसको चलाने के लिए आपको विश्वसनीय लोग चाहिए, सूबेदार या प्रशासक। क्योंकि देखो अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप दिल्ली में बैठे हो और दक्षिण में यहाँ पे तंजावुर में आपका राज्य चल रहा है बहुत दूर, तो यहाँ का अगर ये विश्वसनीय नहीं होगा ये प्रशासक, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। इसको क्या मतलब है इससे, तो ये विश्वसनीय और एक तरह से आप बोल सकते हो ईमानदार प्रशासक चाहिए। दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे, विशेषकर हम इल्तुतमिश की बात करें, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब दिल्ली के जो हम आरंभिक सुल्तानों की बात करें, जो हमारा तुर्की वंश है, तुर्की वंश में आपके जैसे इल्तुतमिश हुए, आपके जैसे रजिया हुई, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इन्होंने क्या किया, सामंतों और जमींदारों पे इतना विश्वास नहीं किया। इन्होंने क्या किया, अपने जो गुलाम लोग थे, अपने गुलाम, इसलिए इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है, अपने जो गुलाम सूबेदार थे उनको गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि गुलाम कभी हमारे साथ में क्या करेंगे, दगा नहीं करेंगे। और गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था, बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंदगा, ये याद रखना। और इन्हें सैनिक सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। अब आप देख रहे हो, जो गुलाम थे उनका केवल एक काम था, सैनिक सेवा करना। सैनिक तरह से, एक तरह से आपके गुलाम मतलब दास हो गए, उनको आपकी सैन्य सहायता करनी है, सैनिक की सेवा करनी है, एक तरह से ये बोल सकते हो आप। आपके लिए युद्ध लड़ना है, आपके लिए तलवार लेनी है अपने सीने पे एक तरह से। लेकिन इनको, इन गुलाम वंश में इनको सूबेदार बनाया, इनको एक तरह से प्रशासक बनाया। तो इसके लिए क्या किया, इनको थोड़ी सी प्रशिक्षित किया गया, जानकारी दी गई, इनको पढ़ाया गया। ये चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, सुल्तान इन पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, देख रहे हो आप, गुलाम वंश में जो आप ये तुर्की वंश है, जो मोहम्मद इल्तुतमिश का टाइम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है, रजिया का टाइम है, इसमें बलबन का टाइम है, इसमें बेटों से ज्यादा गुलामों पर भरोसा था। ये लिखा गया है, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। देखो मुगल काल देख लेना आप, या फिर आपके तुगलक वंश और ये सब वंश देख लेना, आप किसी वंश को देख लेना, इनमें जाने क्या है कि बेटों ने दगा दिया है, बेटे अपने बाप को कैद कर लिए। औरंगजेब है, बेटों ने अपने बाप को कैद कर लिया और खुद राजा बन गए। तो बेटा दगा दे देगा, लेकिन गुलामों ने दगा नहीं दिया। ठीक है, गुलामों ने दगा बहुत कम दिया है, तो इसलिए गुलामों पे ज्यादा भरोसा करते थे ये लोग। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर होती, तो आप जानते हैं आश्रित, डिपेंडेंट। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे, मतलब सॉरी, किसका इस्तेमाल करते थे, बंदगा यानी गुलामों का। और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब ये लोग क्या करते थे, जो खलजी वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें, उस समय पे भी शासकों ने गुलामों का यूज किया है, बंदकों का इस्तेमाल किया है, और अपने पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पे बिठा दिया, ये सोच के कि ये लोग हमारे साथ दगा नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप निम्न लोगों को और अपने पे डिपेंडेंट लोगों को, कमजोर लोगों को अगर ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाओगे, तो जो लोग उसके लिए योग्य हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, जो लोग योग्य हैं, वो क्या करेंगे, एक तरह से आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो राजनीतिक स्थिरता है वो
भिन्न, मतलब एक तरह से आपकी डगमगा जाएगी और आपका जो क्या बोलते हैं उसको राज्य है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो वही बात है कि राजनीतिक अस्थिरता भी धीरे धीरे इससे पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं है। आप एक चीज सोचो, जो भी गुलाम है, जो आश्रित है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं सपोज करें, या फिर इल्तुतमिश की बात करते हैं हम, इल्तुतमिश का जो गुलाम होगा, ठीक है, वो किसका गुलाम है, इल्तुतमिश का गुलाम है, तो इल्तुतमिश के प्रति वफादार है, ना कि इल्तुतमिश के बेटे के प्रति या बेटी के प्रति। उनसे उसको कोई लेना देना नहीं। उसका तो जो गुलाम है वो उसने जो जुबान दी है वो केवल इल्तुतमिश को दी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा। अब इल्तुतमिश की अगर मौत हो जाती है, इल्तुतमिश मर जाता है और रजिया रानी बनती है, तो वो रजिया के प्रति वफादार नहीं रहेगा। तो वही चक्कर था कि जो गुलाम और आश्रित थे ये अपने मालिकों के और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे और नए सुल्तान क्या करते थे, अपना नया नौकर बना लेते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही पुराने और नए सरदारों के बीच में क्या हो जाती थी, टकराट शुरू हो जाती थी। अब इन गुलामों में आपस में टकराट हो जाएगी सॉरी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। तो उन्होंने ये जो तवारीख लिखी है, फारसी तवारीख लिखी है, उन लेखकों ने भी ये कहा है कि जो निचले खानदान के लोग हैं, निचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इनको उठा के, गुलामों को उठा के आपने ऊंचे ऊंचे पद दे दिए हैं, उससे क्या है, इसके लिए ये आलोचना की है, क्योंकि उससे क्या है, ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन अधिकारी जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बाबरची और लड्डा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। अब आप देख रहे हो मोहम्मद तुगलक ने कैसे कैसे लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दे दिए। नाई, शराब बेचने वाला, बाबरची, पीरा नामक माली, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया। अब ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पे जब आप ऐसे लोगों को बिठाओगे तो आपको लग रहा है कि जो योग्य लोग होंगे वो विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसी वजह से ये सब विद्रोह हुए हैं, इसीलिए से तख्ता पलट होते थे। 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में कहा है। उसने कहा है कि इससे ये पता चलता है कि इनका विवेक, जो बुद्धि है, वो नष्ट हो गई है और शासन करने में कोई क्षमता ही नहीं है इनकी। इसलिए बर्नी ने इनकी क्या किया, आलोचना की है। पहले वाले जो सुल्तान है उनकी तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त। ये इलाके कहलाते थे इक्ता। ये आप याद रखना, ये इक्ता पूछ लेता है कि जो इलाके थे, ये जो खलजी हुए या तुगलक शासक हुए, इन्होंने क्या किया, अपने सेना नायक जो होते थे, जो सेना का एक तरह से सेनापति बोल दीजिए, उनको अलग अलग इलाकों का सूबेदार बना दिया। कि आपको जैसे सेनापति बनाया, सेनापति के साथ साथ सूबेदार बना दिया। और जो इलाकों का जो इन्होंने सूबेदार बनाया, इनको क्या बोलते थे, इन इलाकों को क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। इक्ता, जैसे गांव हो गया या फिर कोई शहर हो गया, ये को क्या बोल दिया, इक्ता बोल दिया, जिस इलाके का वो सूबेदार बनाया है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे, इक्तदार या मुक्ति। क्या कहलाते थे बच्चों, इक्तदार या मुक्ति। तो इक्ता हो गया वो इलाका, ठीक है, इक्ता हो गया वो इलाका, और इक्तदार हो गया वो संभालने वाला, और उसी को बोल दिया गया मुक्ति। क्या बोल दिया गया, मुक्ति। ठीक है बच्चों, ये जो मुक्ति था उसका फर्ज था कि सैनिक अभियानों को नेतृत्व करना और अपने इक्ते में कानून व्यवस्था बनाए रखना। समझ में आया आपको कि जो इक्ता का जो मालिक होता था वो होता था इक्तदार या मुक्ति। इन मुक्तियों का काम होता था कि अपने इलाके में, अपने इक्ते में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, न्याय की व्यवस्था करना, और अपना जो भी वहां सैनिक अभियान होगा उसको नेतृत्व करना सेनापति का फर्ज भी नहीं। और अपनी ये सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से क्या करते थे, राजस्व की वसूली करते थे। और इन सब कामों के बदले उनको जो पैसा की जरूरत पड़ती थी वो कहां से आता था, उस इक्ते थे वसूली गए राजस्व से। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण किया जाए। तो सोच रहे हो आप कितना दिमाग लगाया राजाओं ने। राजाओं ने सोचा
जो ये तुगलक वंश वाले खलजी थे, इन्होंने सोचा कि अगर इनको मान लो हमने इक़्तिदार बना दिया, मुक्ति बना दिया, और इनको परमानेंट कर दिया कि आपका बेटा भी मुक्ति बनेगा, अब आपका बेटा का बेटा मुक्ति बनेगा, तो एक तरह से ये तो भाई मस्त पैसे वाले हो जाएंगे, इन्हें तो कोई डर ही नहीं रहेगा। दूसरा ये कि इनको अगर एक ही इलाके में ज़्यादा देर तक रख दिया तो ये उस इलाके में क्या कर लेंगे, अपना कब्जा बना के बैठ जाएंगे, लोगों से जान पहचान कर लेंगे, अपनी सेना बढ़ा लेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते थे कि एक तो इन्होंने इस पद को वंश परंपरा पे नहीं रखा कि ये क्या करते थे, उन लोगों को बार बार हटाते रहते थे। दूसरा, एक व्यक्ति को एक वाला जो मुक्ति होता था, ये इक़्तिदार होता था, उसको एक एकता में ज़्यादा देर नहीं रखते थे, उसका क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे। जैसे आज के ज़माने में ट्रांसफर, किसी की ज़्यादा अच्छी कोई जगह पे पावर हो रही है, उसका ट्रांसफर, जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम तक उस जगह पे अपना पावर ना बना पाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से क्या होता था, पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो लेखा अधिकारी क्या करता था, जो मुक्ति लोग हैं उन्होंने जो कर इकट्ठा किया उसका हिसाब रखता था कि भाई तुमने कितना टैक्स लिया, कितना तुमने अपने पास रखा, कितना सेना पे खर्च किया, कितना तुमने राजा को जमा कराया। और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति है वो राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। और ये भी ध्यान रखा जाता था कि जो ये टैक्स वसूल रहे हैं, ये नहीं कि हमने टैक्स वसूलने की अनुमति दी है आपको 10 रुपए की और आप वसूल कर रहे हैं 20 रुपए, ऐसा नहीं। जो राज्य ने निर्धारित किया है उतना ही टैक्स आपको लेना है और आपकी जो सैनिक क्षमता है वो उतनी ही रखनी है जितना कि राजा ने बोला है। ये नहीं कि सरकार तुगलकों ने या राजाओं ने कहा है कि भाई आपको सैनिक रखने 5000 और आप धीरे धीरे सैनिक कर लिए 1 लाख और लास्ट में तुगलकों से ही लड़ पड़े, तो ये सब नहीं। ये सब का काम कौन रखता था, लेखाधिकारी, और ये सब देखते रहते थे राजा। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अब होता क्या है कि जब दिल्ली के सुल्तानों ने दूर दूर के इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिया तो जो बड़ी बड़ी भूमियों के स्वामी थे, जो सामंत थे, जो अमीर जमींदार थे, उनको भी क्या कर दिया, बाध्य कर दिया कि तुम्हें भी हमारी सत्ता के अंदर में काम करना पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में धीरे धीरे क्या किया, उसने जो भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था कि कितना टैक्स किस राज्य से लिया जाएगा, कितने क्षेत्र से कितना टैक्स लिया जाएगा, ये सब, और जो वसूल करने का कार्य करते थे, उस सारे काम को अलाउद्दीन खिलजी ने धीरे धीरे अपने अधिकार में ले लिया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया। आप सोच रहे हो कितना पावरफुल हो गया कि जो स्थानीय सामंत थे, जो उसको सैन्य सहायता दे रहे, उन पे भी कर लगा दिए उसने उल्टे, और वो कर लगाने का अधिकार उनसे छीन लिया। ये एक तरह से क्या बताता है कि आप जो राजा है अलाउद्दीन खिलजी है, जो शासक है, वो बहुत पावरफुल हो गया है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब उनको एक तरह से नौकर बना दिया, सामंतों को और जमींदारों को ये कह दिया कि तुम्हें अगर काम करना है तो हमारे यहाँ आओ, काम करो, बल्कि ये नहीं कि तुम खुद अपने हिसाब से करोगे काम। उनको एक तरह से नौकरी दे दी। उस समय 3 तरह के करते बच्चों, ये याद रखना। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता है, जो कि किसान की उपज का लगभग 50%। आप देख रहे हो खराज जो है वो कितना बड़ा कर है, 50% खराज, ये आप याद रखना बच्चों, जो कि उपज का कितना था, 50%। ठीक है, खिलजी के टाइम पे। दूसरा था मवेशियों पे और तीसरा था घर पे, यानी घर बनाने पे भी कर हो गया बच्चों। अब यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। फिर भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी दिल्ली के सुल्तानों की पहुंच से बाहर है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। आप खुद ही जानते हैं कि दिल्ली से बंगाल तक नियंत्रण कर पाना कठिन है। तभी तो आप देख रहे हो कि जब मुगल साम्राज्यों का शासन था, औरंगजेब के टाइम पे तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन औरंगजेब के बाद में जैसे जैसे शासक कमजोर हुए मुगल राज्य, तब सबसे पहले जो इन्होंने अंग्रेजों ने जो कब्जे में लिया वो बंगाल ही लिया था, क्योंकि बंगाल एक बहुत दूर इलाका हो गया। दिल्ली कहीं और, कोई राजा कहीं और बैठा है, वहां से वहां तक कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसलिए दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण क्या था, कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अब जैसे आप अपने पूरी सेना को आप दक्षिण में लगाओगे तो बंगाल वाला जो इलाका है, आसाम वाला जो इलाका है, वो तुरंत स्वतंत्र हो जाएगा, वहां से आपका क्षेत्र कम हो जाएगा। इसीलिए तो क्या होता है कि आपको जब भी आपने देखा होगा भारत, चीन, पाकिस्तान, इनकी जो सेना है,
जब भी कोई हमें एक फ्रंट खोलते हैं, जैसे मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में अपने चाइना ने उधर से मतलब घुसपैठ करनी शुरू की, तो ये नहीं करते कि हम पूरी की पूरी सेना हम अरुणाचल प्रदेश में भेज देते हैं, नहीं। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, जो हमारा बीकानेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान है, वहां से अगर हमने फ्रंट कमजोर किया, वहां से सेना उठा के हमने अगर अरुणाचल में डाली, तो ऑब्वियसली बात है फिर इधर से पाकिस्तान हम पे कब्जा कर देगा, मतलब अटैक कर देगा। कब्जा तो कहाँ कर पाएगा ये, लेकिन अटैक कर देगा, या फिर ये फ्रंट कमजोर हो जाएगा। और पाकिस्तान की तो खैर आजकल अटैक करने की इतनी हिम्मत बची नहीं है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा जो हमारा खतरा है वो चाइना है, पाकिस्तान तो कोई खतरा रहा ही नहीं। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। मतलब घने जंगल वाला कोई इलाका हो गया, वहां पे भी आप अपना क्षेत्र नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो एक तरह से जो आक्रमणकारी हैं वो क्या करेंगे, आपको घने जंगल में जाके छुप जाएंगे, फिर बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में भी क्या करना, राज्य करना बहुत कठिन हो जाता है, या अपने कब्जे में रखना। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन शासन जमाएंगे, जो स्थानीय सरदार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, ठीक है। ये तो आपको समझ आएगा क्यों। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में आए भारत आए यात्री इब्न बतूता। तो आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता कौन सी सदी में आया, तो 14वीं सदी में। कहां से आया, मोरक्को से। कौन सा देश, अफ्रीकी। तो बोला जाएगा कि इब्न बतूता जो था वो कौन सा यात्री था, तो वो अफ्रीकी विदेशी यात्री था, अफ्रीका। उसने लिखा है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गोते होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। मतलब सरदार जो थे वो उबड़ खाबड़, ये राजाओं की बात नहीं हो रही, जो स्थानीय सरदार, छोटे मोटे सरदार थे जो इन राजाओं से टक्कर लेते थे, जो घने जंगलों में रहते थे, ये क्या करते थे कि उबड़ खाबड़ इलाके में, पहाड़ी इलाकों में किले बना लेते थे, क्योंकि वहां पे तो सेना चढ़ नहीं पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी ज्यादा आसानी, या फिर बांसों में घर बना लेते थे। तो ये जो बांसों के घर होते थे, इनके लिए क्या काम करते थे, एक तरह से किले की दीवारों का काम करते थे। दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना कभी हराया ही नहीं जा सकता है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती थी। तो इसके लिए एक ऐसी सेना चाहिए जो जंगलों में अटैक कर सके, जो बांसों को काटे, ठीक है, क्योंकि बांस बहुत मजबूत होते थे, कटते नहीं जा सकते। तो सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन आप कर सकते हो। बांस के जो घर थे वो रक्षा का काम करते थे, या फिर ये अपना घर क्या बना लेते थे, ऊपर बना लेते थे पहाड़ियों पे। बांस जलाया भी नहीं जा सकता, काटता भी नहीं था। अब बात करते हैं चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जिसको ट्रांस ऑक्सियाना बोला गया, यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान, उस पर हमला किया। यानी मंगोलों ने, आप जानते हैं भारत है, भारत के ऊपर चाइना है और चाइना के ऊपर है मंगोल। तो मंगोलों ने उज्बेकिस्तान पर, जो कि उत्तर पूर्वी ईरान यानी इधर की साइड में, यहां अटैक किया, जो उज्बेकिस्तान है। और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था या मोहम्मद तुगलक का टाइम था, तब मंगोलों के अटैक होते रहे, ठीक है। इनसे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब जितने ही मंगोलों ने अटैक किया, जाने चंगेज खान बहुत ही खतरनाक वो था, जहां युद्ध करता था वहां जीतता ही था, और बहुत खतरनाक डेडली एक तरह से वो था, अटैकर बोल सकते हैं, आक्रमणकारी था बहुत। इसने बहुत ज्यादा मार काट की है चंगेज खान। तो जब ये चंगेज खान अटैक करता था तो डर लगता था सबको। तो इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने जब चंगेज खान ने, जब मंगोलों ने जब अटैक करना स्टार्ट किया, तो उनसे टक्कर लेने के लिए सुल्तानों को एक बड़ी स्थानीय सेना चाहिए थी। इसलिए इनको दोनों को क्या करना पड़ा, स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी इनसे अटैक करने के लिए। और इतनी जो विशाल सेना जब आप बनाओगे तो उसको संभालने के लिए, प्रशासन के लिए भारी चुनौती पड़ती है। क्यों? क्योंकि सेना को संभालने के लिए क्या चाहिए, वेतन चाहिए। तो ये सब क्या थी, उनके लिए दिक्कत थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में भी हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। मतलब
ये सब असफलताएं हुई। चलो अच्छा, ये अलाउद्दीन खिलजी और ये देख लेते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये सब असफलताओं को देखते हैं। इसके टाइम पे दिल्ली पे 2 बार हमले हुए हैं, 1299 में और 1300 में, और 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। वो आपने पढ़ाई था अभी, एक शहर बढ़ा दिया। सैनिकों को पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। सैनिकों का पेट भरने के लिए उसने क्या किया, जो गंगा यमुना के बीच में जो पैदावार हो रही थी उसको ले लिया और उसको किसानों इनको दे दिया, और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन तय किया। पहले एकता देते थे, एकता की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, नगद वेतन देना स्टार्ट किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। तो ये शासन काल उसने कैसे सेना को अपना कंट्रोल किया, कैसे किसानों को कंट्रोल किया, कैसे अपनी स्थायी सेना रखी, उसके बारे में देखो ये बताया जा रहा है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक क्या किया? सामना किया। अब बात करते हैं कि इसकी मोहम्मद तुगलक के काल की। ठीक है, खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक आए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई, मतलब मंगोल सेना को इन्होंने हराया है। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना तक बना ली, और एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मतलब इसने कहा कि मंगोल हम पर अटैक कर रहे हैं, हम मंगोलों पर कर देते हैं। मतलब सोच रहे हो, इसको अपनी सेना पर इतना विश्वास था। मंगोलों को इसने हराया भी, मोहम्मद तुगलक ने। इतनी अच्छी इसकी सेना थी। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली के कोहिना को निवासियों से खाली करवाकर वहां पे सैनिक छावनी बना दी। इसने कहा कि सैनिक शहर बनाने में क्यों पैसा खर्च करें, गैरिसन शहर बनाने में। इसने पुरानी एक जो वो थी शहर था दिल्ली कोयना, सबसे पुराना शहर, उसको खाली कराया लोगों से और उसमें सैनिक छावनी बना दी, और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। कहां भेज दिया बच्चों? दौलताबाद। ठीक है, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। अब सेना बड़ी रखोगे तो obvious सी बात है कि भाई जरूरतें पूरी चाहिए, खाना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कर भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए, वेतन भी चाहिए, और उसके लिए आपको विशाल कर लगाने पड़ेंगे। और जब कर ज्यादा लगेंगे तो क्या हुआ? अकाल पड़ेगा। तो उस समय पर अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को क्या देता था? नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा भी चलाई। उसने क्या मुद्रा भी चलाई है? टोकन। तो आप कह सकते हो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में टोकन मुद्रा चली है, कागजी मुद्रा चलाई गई है। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को भी बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी आसानी से बनाए जा सकते। तो जाली सिक्का का प्रचलन भी मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ। ये मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, मतलब बेकार रहा मोहम्मद तुगलक का। और कश्मीर पर इसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। जब इसने कश्मीर पर जो आक्रमण किया वो भी बेकार रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे काफी परेशानियां पैदा हो गई। ये जो टोकन चलाए, मुद्रा चलाई है, ठीक है, ये सब उसका फेल रहा, बेकार रहा। दौलताबाद ले जाए गए लोगों से उसने बहुत नाराज थे। जो इसने लोग उठाए थे दिल्ली कोयना से, लोग उठा के दौलताबाद ले गया था, वो लोग भी इससे नाराज थे। करों में इसने वृद्धि कर दी, उससे अकाल पड़ गए। गंगा यमुना के द्वार में अकाल पड़ने लगे, उससे भी जनता नाराज थी। बगावत पे उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी क्या करनी पड़ी? वापस लेनी पड़ी। ये सब असफलताएं थी। इन सब असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार कोई सुल्तान था जिसने मंगोल को जीतने की योजना बनाई। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। जहां
अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण योजना के हिस्सा थे। आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन ने जो सेना बनाई अपनी, अलाउद्दीन क्या डिफेंसिव टाइप का था। अपनी सेना को जो उसने बढ़ावा दिया वो डिफेंस के लिए था, ना कि अटैक करने के लिए। उसकी कोई योजना नहीं थी कि मंगोलों पर अटैक करें, क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किए वो दक्षिण भारत में किए, ठीक है, इधर उसको आसान लगा जीतना। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था उसने जो अटैक करने की सोची वो मंगोलों से ही टक्कर लेने की सोची, और मंगोलों से टक्कर लेने के लिए उसने इतनी बड़ी सेना रखी, कश्मीर पर अटैक किया, ये सब उसमें उसका पूरा तबाह हो गया, ठीक है, तुगलक वंश का। अब बात चलती है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब बात करते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है। तो आप तालिका एक को देखिए कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का शासन रहा। यानी तुगलक वंश तक एक ठीक ठाक वो चला, लेकिन तुगलक के बाद में कमजोर हो गए, ठीक है। आप जानते हैं कि यहां तक तुगलकों को तक यहां तक ठीक है, ये मोहम्मद तुगलक आया, बहुत अच्छी सेना रखी इसने, फिर ये भंग कर दी, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी ठीक ठाक अपना राज्य किया है काफी सालों तक। फिर आते हैं ये सैयद वंश और लोधी वंश, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में इनका शासन आता है, सैयद वंश का और लोधी वंश का, ठीक है। अब देखिए सैयद वंश और लोधी वंश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तुगलक तक हो गया अपना, खिलजी हो गया, ठीक है, कैसे शासन काल चलाया उन्होंने, क्या अंतर था, ये सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी। तो तुगलक वंश के बाद में 1526 तक दिल्ली पर और आगरा पर किसका शासन रहा है, सैयद और लोधी वंश का। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए, मतलब पकड़ जो थी दिल्ली की सल्तनत की वो कमजोर हो गई। सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, और उनकी राजधानियां क्या थी, समृद्ध थी, और राज्य क्या कर रहे थे, फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए नए शासक समूह भी उभर रहे, मतलब अफगानों का भी उदय हो रहा है और राजपूत भी दोबारा से नए नए समूह बना के उभर रहे हैं, नए अच्छे अच्छे राजपूत शासक आ रहे हैं। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 45 में उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। शेरशाह सूर, आप सोच रहे हो, बिहार में एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, मतलब मैनेजर के रूप में। और आगे चलकर उसने इतनी तरक्की कर ली, इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दे दी और परास्त कर दिया। आप सोच रहे हो, मुगल सम्राट हुमायूं जिसका शासनकाल 1530 से 40 तक था, उसको यहाँ पे कहीं हराया, फिर वो दोबारा आया मुगल सम्राट हुमायूं, तब इसने यहाँ पे शासन किया। मतलब मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया शेरशाह सूरी ने। देख रहे हो आप, इतना अच्छा इसने मैनेजमेंट किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, सूरवंश। सूरवंश ने केवल 15 साल तक शासन किया। ये आप देख रहे हो, इस बीच में 1540 में इसको हराया और 1555 में फिर दोबारा से इसने मुगल सम्राट हुमायूं ने इसको हरा दिया था। मतलब 1540 से लेकर 1555 तक इसका शासन रहा सूरवंश का। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 में आया हुमायूं के बाद, उसने 1605, कितना लंबा शासन चलाया अकबर का, मुगल सम्राट है ये, 1556 से लेकर 1605, इसने अच्छा खासा शासन किया है। ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। किसकी व्यवस्था को अपनाया था, शेरशाह की, मतलब शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था अच्छी थी। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। आप जानते हैं ना, मुगल साम्राज्य तो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर 4, ये अपना मुगल साम्राज्य, सम्राट साम्राज्य, इसमें तो हम सारा पढ़ेंगे अकबर वकबर और इन सब के बारे में। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो बच्चों खत्म हो गया है। देखो, हमें मेनली यही सब पढ़ना होता है कि क्या था, किसने सामाजिक व्यवस्था कैसे रखी, किसने प्रशासन व्यवस्था कैसे रखी, कौन कैसा था, मतलब एक इमेज बनानी होती है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इनको फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये क्लास 7th में है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा गैप वो दिया जा रहा है, अभी एक साथ ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए अभी धीरे धीरे बताई जानी। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 तरह के वर्ग हो गए। प्रार्थना करने वाला वर्ग मतलब जो पूजा पाठ करेगा, जो अपना प्रार्थना करेगा, एक तरह से आप पुजारी कह सकते हैं। युद्ध करने वाला वर्ग मतलब वही क्षत्रिय टाइप का, जो युद्ध करेंगे, राजा टाइप के। और खेती करने वाला वर्ग जो किसान होंगे, जो इन दोनों का एक तरह से पेट भरेगा।
इन तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। तो इस जो विभाजन है समाज का, इसको ईसाई धर्म ने भी एक तरह से समर्थन दिया। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योजनाओं को कहा जाता था नाइट। इन योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट। क्या कहा जाता था बच्चों? नाइट। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उनका उपयोग करता था। ठीक है। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे, कि वे धर्म के लिए लड़े, ईश्वर की सेवा के लिए लड़े। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। मतलब इनको आपस में से मतलब मना के आपस में ना लड़ाए और इनको वहां भेज देते थे, यहाँ यरूशलेम शहर पे, जिसपे मुसलमानों ने क्या कर लिया था बच्चों? कब्जा कर लिया था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया। इसे क्या किया? बार बार सैनिक भेजे गए युद्ध के लिए वहां पे जहां पे यरूशलेम में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से बार बार भेजे गए, तो ये एक तरह से एक श्रृंखला चल गई। इसको क्या बोला गया? क्रूसेड बोला गया। इंग्लिश में क्रूसेड और हिंदी में बोला गया धर्म युद्ध। मतलब सैनिकों को ये बोला गया कि आप धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, आप वहां जाइए, तो उनको धर्म युद्ध में ढकेल दिया। ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल दी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीतों को बुला दिया गया था और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे। मतलब ये नाइट जो थे, ये जो युद्ध लड़ना चाहते थे, मतलब इनकी हैसियत ही बदल गई। इनको बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से वो माना गया समाज में। यहां तक कि ये मान लीजिए कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो धनी लोग थे, वो भी अपने आप को नाइट कहलाना पसंद करते थे। ठीक है। ये थोड़ा सा ये क्या है कि विदेशों में क्या हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो मैंने आपको बताया था दिल्ली एक कोहिना स्थापित की गई थी। ठीक है। तो किसने स्थापित की? ये तो यहां पे था स्टार्टिंग में, देखो दिल्ली में पहले पहले तोमर राजपूतों के काल में। ठीक है। तोमर। ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, मैंने थोड़ा अलग किया था। इसका आंसर होगा तोमरों ने। दिल्ली में पहले पहले राजधानी किसने स्थापित की? तोमरों ने। दिल्ली के सुल्तान खानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? बताइए आप खुद। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत किया है, तुगलक ने भी बहुत किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक विस्तार हुआ है। इब्न बतूता, मैंने बोला था ना किस देश से भारत आया था? अफ्रीका। आपको याद होगा ना, मैंने कहा था ना अफ्रीका से। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? देखो, सेनापति अगर किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसान कर नहीं देंगे, किसान खुशहाल नहीं होंगे, किसान प्रसन्न नहीं होंगे, खेती अच्छे से नहीं करेंगे, उपज अच्छी नहीं होगी। और उपज अच्छी नहीं होगी, कर नहीं देंगे, तो भैया फिर आपका राजा कैसे वेतन देगा किस सेनापतियों को? राज्य कैसे चलेगा? तो इसलिए ये सब जरूरी था। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी मतलब होता है कि जो कैरिसन शहर है ना, उसके आसपास के जो इलाके, उनको बोला जाता था भीतरी सीमा। और बाहरी सीमा हो गई कि आपके नियंत्रण क्षेत्र से आप बाहर जा रहे हो, बाहर के क्षेत्रों पर अटैक कर, वो हो गई बाहरी सीमा। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? एक तो ये पद जो था वो वंशानुगत नहीं बनाया गया था। दूसरा ये था कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। मैंने बताया ना आपको। आपके विचार में सुल्तानों के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा इकट्ठा करना चाहते होंगे, तभी तो सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करेंगे। या फिर सत्ता का लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी तो जेल गया, लेकिन तुगलक ने क्या किया? बड़ी सेना रख ली और डिफेंस की जगह वो अटैकिंग हो गया। तुगलक उसने उल्टा अटैक करने की सोची कि हम उल्टा अटैक ही कर देते हैं मंगोलों पर। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने बड़ी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, उसके वेतन के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसका जो किसानों पे कर लगाए, किसानों पे अकाल पड़ा, तो वहां से ये सब उसकी जो चरमरा व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई तुगलक के बाद में, मोहम्मद तुगलक के बाद। तो उसके एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक।
ये सब क्वेश्चनों के विचार आप कर ही सकते हैं। तवारीख के लेकर आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आम जनता के बारे में वो ज़्यादा जानकारी नहीं देते, क्योंकि तवारीख के जो लेखक थे वो शहरों में रहते थे। वो जनरली किसके बारे में लिखते थे, वो वहीं के लोगों के बारे में लिखते थे, राजाओं के बारे में। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? देखो, किया तो जाता है आजकल, ठीक है, और बहुत अच्छे महिला नेताएं उभर के भी आई हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। तो आजकल तो किया जाता है, लेकिन पहले टाइम पे उतना नहीं किया जाता। बस हो सकता है कि महिलाओं को अपने ही क्षेत्र पे थोड़ा बहुत उनको चुनौतियों का सामना करना पड़े, वरना देखिए आज की हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला हैं। पहले हमारी विदेश मंत्री का जो काम संभाला था सुषमा स्वराज जी ने, जिनका स्वर्गवास हो गया, वो भी एक अच्छी महिला नेता थी, ठीक है। और बहुत सारी महिला नेता हैं जो अपना काम अपने अच्छे तरीके से कर रही हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमन है, विदेश वो आपकी वित्त मंत्री हैं, वो भी ना काम अपना संभाल रही हैं, वो भी नेता हैं, ठीक है। तो हर सरकार में कुछ कुछ महिलाएं नेता होती हैं और उनको रिजर्वेशन भी है, तो आजकल स्वीकार करते हैं, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? देखो, जंगल काटे जाते थे पहले इसलिए कि किसानों को जमीन मिले, ठीक है। किसानों को जमीन मिलेगी, किसान खेती करेंगे, किसान खेती करेंगे तो कर वसूलेंगे, इस सब के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल जंगल काटने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ये कारण तो है ही कि खेती के लिए जंगल काटे जाते हैं, उसके अलावा लकड़ी के लिए जंगल काटे जाते हैं, ठीक है, घर बसाने के लिए भी जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कारण भी हैं आजकल जो जंगल काटे जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो मुगल साम्राज्य, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो एक बार आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखो, अभी मैंने पढ़ा दिया, आप एक बार इसको हल्की सी रीडिंग मार लीजिएगा, हल्का हल्का, तो क्या है कि आपको चीज़ें और थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो हम क्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हमने 7वीं से शुरू किया, चोल, चाम, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, गुजर, प्रतिहार, ये सब पढ़े हमने, चोल वंश, पाल वंश, ये हल्का हल्का सा पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम 12वीं शताब्दी पे आए, फिर हमने अभी सुल्तानों को देखा, सुल्तानों को का सल्तनत काल पढ़ा धीरे धीरे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, कौन कौन हुए, ये सब हमने देखा। एक सीक्वेंस में पढ़, दिमाग में हिस्ट्री को आप बनाते जाइए। अब धीरे धीरे हम मुगल साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य तक हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगला जो मुगल साम्राज्य से आगे होगा, ब्रिटिश इतिहास, वो हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। वो तो अगली क्लासेज में आएगा, क्लास 8th में आएगा शायद, तो उसमें तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आएगा। अभी हम मध्यकाल इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो हम साथ ही साथ में क्या है कि अब हम इसके बाद में जो अगले चैप्टर्स होंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे शासन व्यवस्था थी, किसने क्या बनवाया, क्या किया, नगर कैसे बने, क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए इस समय पे, क्या क्या धर्म का कैसे प्रसार हुआ, वो सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।